Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's video, we are just learning or talk about the poem Dust of Snow from class 10th. It is written by Robert Frost. This poem is a short poem but having a deep meaning. Deep meaning है और it shows how the person attitude change after a small incident, कि किस तरह से इंसान का क्या बदल जाता है, माइंड सेट चेंज हो जाता है, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है जब एक छोटा सा नेचुरल इंसिडेंट उसके साथ होता है. इट इज जस्ट द पोएम ऑफ 8 लाइन्स. 8 लाइन की पोएम है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, सिंपल पोएम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम, लाइक थीम ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. एक ही वीडियो में आपको पोएम में जो भी चीज़ें हैं सब कुछ मिलेंगी, यानी सारी चीज़ें पोएम की हम डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. अब पोएम का नेम है डस्ट ऑफ स्नो. आप ध्यान से बस सुनेंगे, पहले पोएम का एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, उसके बाद फिर पोएट के बारे में बताएंगे, थीम बताएंगे, कभी मैसेज बताएंगे, समरी बताएंगे, इवन राइमिंग स्कीम बताएंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे. बस आप बने रहें टिल द एंड ऑफ द वीडियो. द वे अ क्रो, ये पोएम मैंने लिख दिया आपके लिए, इजी रहेगा. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. दिस इज द नेम ऑफ अ ट्री, हेमलॉक ट्री. इट इज अ पॉइजनस ट्री हैविंग येलो एंड वाइट फ्लावर. सफ़ेद और पीले रंग के फ्लावर होते हैं हेमलॉक ट्री के. और अब बात करते हैं, पॉइजनस ट्री होता है, लेकिन अब पोएट है, उसका मूड घर से खराब है, वो घर से निकला है, उसका मूड खराब है. ही वॉज जस्ट स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री. और वो आके क्या करता है, एक हेमलॉक ट्री होता है उसके नीचे खड़ा हो जाता है. और क्या होता है, वहाँ पे एक क्रो आता है और क्या करता है, उस पेड़ को शेक करता है, उस ट्री को शेक करता है. तो क्या होता है, उस पे से जो डस्ट ऑफ स्नो है, यानी स्नो के फ्लेक्स होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो पोएट के ऊपर आके गिरते हैं फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. कहाँ से, हेमलॉक ट्री से. नेक्स्ट लाइन इज हैज़ गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड. एकदम से जैसे ही स्नो के फ्लेक्स गिरते हैं या डस्ट ऑफ स्नो गिरता है तो पोएट का मूड क्या हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है. उसका जो हार्ट है उसमें पता नहीं क्या होता है, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड मीन्स होता है हेल्ड रिग्रेट, यानी पछतावा होना. अब क्या करता है, जैसे ही उसका मूड चेंज होता है फिर वो क्या सोचता है कि ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, कि दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया उसने. आई हैड र्यूड, जिस पे मुझे क्या करना था, रिग्रेट करना था, पछताना था, यानी पूरा दिन उसका खराब नहीं हुआ. हाफ डे जो वो घर से निकला था, जब उसका मूड खराब था, ट्री के नीचे खड़ा हुआ, डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर आई और उसका मूड एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, उसका एटीट्यूड चेंज हो गया. चेंज होते ही उसको फील हुआ ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, उसके दिन का थोड़ा सा पार्ट उसने बचा लिया है, जो क्या होने वाला था, खराब होने वाला था, रुइन होने वाला था, नष्ट होने वाला था. दिस इज योर पोएम ओनली. 8 लाइन की पोएम है. अब बात आती है राइम स्कीम. बहुत सारे बच्चों को राइमिंग स्कीम नहीं आती, राइम स्कीम कैसे निकाली जाए. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखते हैं, हम लाइन के एंड में जाएंगे, एक लाइन खत्म हुई तो वहीं जाएंगे हम. अब वर्ड देखेंगे, इट इज क्रो. क्रो है, क्रो वर्ड है. इसके लिए सबसे फर्स्ट वर्ड के लिए जो लास्ट लाइन का वर्ड, फर्स्ट एक लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है, उसके लिए हम ए यूज कर लेते हैं, ठीक है. शुक डाउन ऑन मी, क्रो एंड मी. क्रो और मी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई राइम नहीं बन रही, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, बी यूज करेंगे. नेक्स्ट इज, सिर्फ हम लास्ट वर्ड ही देखेंगे लाइन का. नेक्स्ट वर्ड इज क्या है आपका, स्नो. स्नो है. अब स्नो क्रो, क्रो स्नो, तो मैच हो रहा है तो ए यूज कर लेंगे.
फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, ट्री, मी ट्री, मी ट्री, ई की साउंड आ रही है, तो आपका क्या हो गया बी। क्या आपका राइमिंग स्कीम रहेगा ए बी, राइमिंग स्कीम रहेगा आपका ए बी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, या तो हम इसको पूरी पोएम का पूछा जाएगा नहीं एग्जाम में, सिर्फ वन स्टेंजा यू हैव गिवन, एक स्टेंजा दिया जाएगा, उसका ही आपको राइमिंग स्कीम पूछा जाएगा। इसका हम अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं, नहीं तो सेम पैटर्न भी अपना सकते हैं। हैज़ गिवन माई हर्ट, हर्ट के लिए ए किया, मूड के लिए बी किया, पार्ट, हर्ट और पार्ट दोनों मैच कर रहे हैं तो ए यूज कर लिया, मूड और रूड मैच कर लिए तो बी, तो हमारी राइमिंग स्कीम बन गई ए बी। तो ये इस तरह से हम अपनी राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट करते हैं। आपको समझ आ गया? नहीं तो रिपीट करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बार बार इसको बताती रहूँगी तो आगे हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पोएम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने के लिए। नेक्स्ट इज अबाउट द पोएट। हो सकता है पोएट के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आ जाता है। तो आपका पोएट कौन है इसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हु इज द पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हो सकता है उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए, जो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट दे दी जाए जो पोएट को भी डिस्क्राइब करना हो थोड़ा बहुत, तो आप क्या करेंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? फेमस अमेरिकन पोएट है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो हम जरूर इसके बारे में जानेंगे। अमेरिकन पोएट है, फेमस। नेक्स्ट है नोन, किस लिए जाना जाता है। एक पॉइंट हो गया कि ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, अमेरिकन, फेमस अमेरिकन पोएट है। सेकेंड थिंग इज नॉन फॉर सिंपल नेचुरल थीम विद डीप मीनिंग, और ये जाना जाता है, इसकी जो थीम्स होती हैं, पोएम की थीम होती है, सेंट्रल आइडिया होता है, क्या आइडिया कन्वे कर रहा है पोएम, तो क्या बताता है? ये सिंपल है, नेचुरल थीम ये बताती है, लेकिन विद डीप मीनिंग। लेकिन मीनिंग कैसे होते हैं? डीप होते हैं, गहरे होते हैं, सिंबोलिज्म होता है, इट मीन्स सिंबल होते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रल थीम, दिस इज ऑल्सो important. You can take your notebook and written the main point. आप मेन जो पॉइंट है, राइट द मेन पॉइंट्स, वो आप मेंशन कर लेंगे अपनी नोटबुक में, आपके नोट्स बन जाएंगे साथ साथ, ताकि आप रिवाइज करो तो आपको इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ये राइमिंग स्कीम यहाँ से चलो लिख ही रहने दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या है, सेंट्रल थीम क्या है इसकी, इसका मेन आइडिया, क्या पोएम बताना चाह, पोएट क्या पोएम के बारे में बताना चाह रहा है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्मॉल इवेंट्स इन नेचर, नेचर के अंदर जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, कैन चेंज आवर मूड एंड एटीट्यूड। अभी मैंने बताया था वो बदल सकते हैं, हमारे मूड को चेंज कर सकते हैं, हमारे एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव, उसको चेंज कर सकता है। अगर छोटा सा नेचर का कोई भी इवेंट हो, वो हमारे मूड को चेंज कर सकता है, हमारे एटीट्यूड को चेंज कर सकता है, ये इसका मेन थीम है। नेक्स्ट इज पोएम शोज हाउ अ सिंपल मोमेंट, मोमेंट क्या होता है? पल होता है, एक सिंपल सा जो पल है, एक सिंपल सा मोमेंट है, कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी, वो क्या ला सकती है हमारे अंदर? पॉजिटिविटी ला सकती है, हमें ऑप्टिमिस्ट बना सकती है, आशावादी बना सकती है, होपफुल कर सकती है, ठीक है। तो क्या किसके लिए यूज किया गया है कि एक सिंपल सा मोमेंट, क्या सिंपल सा मोमेंट हुआ, अब वो नाराज होके घर से निकला है, सैड मूड में निकला है, और एकदम से ट्री के नीचे जाता है, डस्ट ऑफ स्नो आता है उसके ऊपर, जो क्रो शेक करता है, एकदम से उसका मूड चेंज हो जाता है, कैसे? सैड से हैप्पी में कन्वर्ट हो जाता है उसका मूड। अब ये वही पॉजिटिविटी आ जाती है। 2 पॉइंट मैंने बताए थीम के लिए, पहले तो नेचर का छोटा सा इवेंट मूड चेंज कर देता है, फिर सेकंड पॉइंट मैंने क्या कहा कि एक छोटा सा मोमेंट क्या करता है, एक सिंपल सा मोमेंट पॉजिटिविटी ले आता है। मैंने राइमिंग स्कीम्स दिखाई, एक बात और बता देती हूँ, ये लिरिक पोएम है, लिरिक पोएम होती है जैसे म्यूजिकल सी जो पोएम होती है उनको लिरिक पोएम बोलते हैं, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं हम इसकी, शॉर्ट में समरी करते हैं हम इसकी। 3 ही लाइन है, 3 लाइन में पूरी पोएम का कंक्लूजन है, या पूरी पोएम को एक्सप्लेन किया गया है। अ क्रो शेक्स ऑफ स्नो
फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। क्या करता है, क्रो करता है, शेक ऑफ करता है, किससे, स्नो को शेक ऑफ करता है हैमलॉक ट्री से। अभी हमने पढ़ा था डिटेल में। स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, और स्नो किसके ऊपर गिरती है, पोएट के ऊपर गिरती है। उससे क्या होता है, जैसे ही वो गिरती है तो क्या होता है, चेंज हिज सैड एंड डिप्रेस्ड मूड। दो वर्ड यूज किए गए हैं, सैड और डिप्रेस, दोनों का मतलब होता है उदास होना, ठीक है ना, डिप्रेस उदासी। और आप इसके लिए सोरोफुल वर्ड यूज कर सकते हैं, सोरो, सैड और डिप्रेस, तीनों वर्ड यूज कर सकते हैं। डिसअपॉइंट भी कर सकते हैं, निराशा। अब वो क्या हो जाता है, उसका मूड चेंज हो जाता है, सैड और डिप्रेस्ड मूड हो जाता है। फिर क्या होता है, ही फील रिफ्रेश, दोबारा से वो रिफ्रेश फील करता है। एंड डिसाइड्स टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे पॉजिटिवली, और अपना बचा हुआ दिन, रेस्ट ऑफ द डे मीन्स बाकी बचा हुआ दिन पॉजिटिवली स्पेंड करता है, ठीक है ना, पॉजिटिवली स्पेंड करता है। और पॉजिटिवली मीन्स सकारात्मक तरीके से, होपफुल होके जीता है कि उसका आधा दिन गया खराब तो क्या हो गया, बाकी बचा दिन तो है। तो पोएट इस तरह पॉजिटिवली अपना हाफ डे जो रहता है वो स्पेंड करता है। दिस इज द समरी। शॉर्ट में आप समरी साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, और जो भी आपको डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं आफ्टर दिस पोएम। नेक्स्ट इज मैसेज और मॉरल। मैसेज क्या रहेगा पोएम का, हमने सेंटर थीम पढ़ी, हमने अबाउट द पोएट पढ़ा, फिर हमने समरी पढ़ी। अब मैसेज क्या देती है पोएम, छोटा सा ही मैसेज है, इजी है, आसान है, लेकिन आपको करना है। ये नहीं है कि एक छोटी सी पोएम क्या पता आए या ना आए, हो सकता है स्टेंजा भी आ जाए इसमें से कॉम्प्रिहेंशन के लिए, या आपका कोई क्वेश्चन भी आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। ये मत सोचे कि भाई कोई भी चीज़ अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका मैसेज। इवन ऑर्डिनरी थिंग्स, ऑर्डिनरी होती है सिंपल या साधारण, साधारण चीज़ें इवन इन लाइफ के अंदर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है। एक छोटी सी चीज़ भी, एक सिंपल थिंग भी हमारी लाइफ को बदल सकती है, खुशियाँ ला सकती है, ठीक है। अब एक छोटे से बच्चे के लिए ही देख ले आप, अगर आप एक, वो रो रहा है बच्चा, उसको एकदम से टॉफ़ी दे देंगे एक, या चॉकलेट दे देंगे, ही बिकम्स हैप्पी, या फिर अपना खुश हो जाएगा चॉकलेट लेके। यानी एक छोटी सी चीज़ क्या कर सकती है, इंसान को हैप्पी कर सकती है। नेक्स्ट है नेचर हैज़ हीलिंग पावर, कि नेचर के अंदर क्या है, हीलिंग पावर है, यानी घाव को भरने की शक्ति है नेचर के अंदर। यानी वो बेचारा उदास था, जैसे ही नेचर ने अपना कमाल दिखाया, स्नो उसके ऊपर गिरी, उसका मूड तो बिल्कुल चेंज हो गया। जैसा वो घर से मूड आया था वैसा नहीं है, उसका सैड से हैप्पी हो गया वो। नेक्स्ट इज वी शुड लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। ये तो जिंदगी है भाई, आपको किसकी तरफ देखना चाहिए, ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। नेगेटिविटी को बाय बाय, से बाय बाय टू नेगेटिविटी एंड से हेलो टू पॉजिटिविटी। हेलो करनी है पॉजिटिविटी से, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं अब पढ़ना शुरू करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें, क्लासेस देखते रहें, हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं कि भाई आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। अब सिंबोलिज्म बताया था, ये जो पोएट है वो क्या है, डीप मीनिंग शो करता है। जो डीप मीनिंग होती है वो क्या होती है, सिंबोलिज्म होती है, सिंबल्स दिखाते हैं। अब सिंबोलिज्म किस किस चीज़ का दिखाया, फर्स्ट हमारा क्रो है। क्रो है, आपने देखा है काला है, काऊ काऊ करता है, साउंड भी प्लेजेंट नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता हमें, तो ऑब्वियस है। तो उसके लिए क्या सिंबल है, सैडनेस का सिंबल है, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य का सिंबल है। अगर क्रो दिख जाए तो ठीक है ना, क्रो दिख जाए, काऊ काऊ करता रहे तो सब उसको भगाते हैं, तो वो मिसफॉर्चून का सिंबल है। नेक्स्ट हमारा हैमलॉक ट्री, अभी मैंने बताया था नेगेटिविटी को शो करता है। क्यों, क्योंकि ये एक पॉइजनस ट्री है। अब पॉइजनस ट्री के नीचे कौन खड़ा होगा, कौन खुश होगा जाके, उससे क्या ऑक्सीजन लेगा कोई, तो वो हमारा क्या है, नेगेटिविटी को शो करता है। लास्ट हमारा स्नो है। स्नो क्या शो करता है, स्नो देखा है वाइट कलर का होता है, कैसा होता है, वाइट होता है। क्या शो करता है, प्योरिटी को शो करता है, प्योर है, सफ़ेद, बिल्कुल साफ सुथरा, पॉजिटिविटी को दिखाता है, ठीक है ना, पॉजिटिविटी, आशा को दिखाता है, होप को दिखाता है जो स्नो हमारा है। तो ये 3 सिंबल हमने पोएम में पढ़े। अब हम पूछ गए हैं पोएटिक डिवाइसेस पे, जो लास्ट में आते हैं पोएटिक डिवाइसेस। इसको हम क्या करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस का
अब जो मेन है, वैसे तो हम मेन ही आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन हो सकता है कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में। अगर आप क्या है 98 99 लेना चाहते हो, 100 लेना चाहते हो, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन करो। अब फर्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब साउंड की रिपीटिशन होती है सेंटेंस के अंदर, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं, यानी अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, एच और एच यूज हो रहा है, ये साउंड एच को शो कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एलिट्रेशन है। लाइन में अगर आपसे पूछ लिया जाए इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप मेंशन करेंगे एलिट्रेशन। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शंस ऑल्सो। हो सकता है एक ही पोएटिक डिवाइस अलग अलग, एक ही लाइन अलग अलग पोएटिक डिवाइस हो सकती है हमारी। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शंस ऑल्सो। नहीं तो आप 2-3 ऑप्शन जो आपको लगे कि ये सही है तो आप लिखाओगे। नेक्स्ट इज एंड सेव्ड सम पार्ट। एस और एस की साउंड आ रही है, साउंड एस रिप्रेजेंट करती है, ये भी हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस होता है। कॉन्सोनेंस तो कॉन्सोनेंट जो साउंड है वो रिप्रेजेंट करता है या वो दिखाता है, लॉन्ग साउंड होती है। एसोनेंस होती है हमारी लॉन्ग ओ साउंड ऑफ वॉवल। यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है, वॉवल की साउंड होती है ना जो, उसको एसोनेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुक डाउन ऑन मी, ओ की साउंड आ रही है। बोलते हुए आप बोल के देखेंगे, एक बारी बोल के देखेंगे, शुक डाउन ऑन मी, ओ की साउंड आ रही है बार बार, तो वोवल है ये, इसलिए एसोनेंस है। नेक्स्ट है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? हमारे माइंड में कोई भी पिक्चर क्रिएट हो जाए, इमेजरी, तो उसके लिए क्या होगा? स्नो फॉलिंग ऑन द पोएट, यानी स्नो क्या है? पोएट के ऊपर गिरता है, इसमें आप इमेजिन कर रहे हो पोएट के ऊपर बर्फ गिर रही है। नेक्स्ट है अ क्रो सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री। अब क्रो बैठा हुआ है हैमलॉक ट्री पे, तो आप ये इमेजरी करेंगे। एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। कंटिन्यूएशन होता है, कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट पोज, बिना किसी रुकावट के ना सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको पंचुएशन मार्क नहीं मिलेगा उसमें, विदाउट पंचुएशन मार्क लाइन चलती रहे कंटिन्यूसली, तो उसके लिए एंजेबमेंट जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर बहुत ही कॉमन हमारा पोएटिक डिवाइस है। कंपैरिजन होता है दो चीज़ों के बीच में, एक उस चीज़ को वही मान लिया जाता है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, इसको कंपेयर किया गया है एक छोटी सी चीज़ के साथ, लेकिन ये पावरफुल है और उसने मूड को चेंज कर दिया। डस्ट ऑफ स्नो यहाँ हमारा मेटाफर है। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन होता है उल्टा कोई भी चीज़, ये वाला नया है, स्टार मार्क कर लेंगे। आपने पहले कम सुना होगा, ये सभी तो सुन रखे होंगे। हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, ये 2 लाइन थी, लेकिन नॉर्मल ऑर्डर तो इनका होता है इट हैज़ गिवन अ चेंज ऑफ मूड टू माई हार्ट, लेकिन सेंटेंस ऑर्डर चेंज कर दिया जाए किस चीज़ के लिए? पोएटिक इफेक्ट के लिए सेंटेंस ऑर्डर चेंज कर दिया जाए तो वो हमारा क्या होगा? इन्वर्जन होगा। तो ये हमने पोएटिक डिवाइस की हैं, और इसके लिए मैं आपके लिए क्या करूँगी, अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में पोएटिक डिवाइस पढ़नी है तो यहाँ मैं आपके लिए पोएटिक डिवाइस की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो मेंशन कर दूंगी। आप पोएटिक डिवाइस वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी वीडियो हैं उसमें, एग्जांपल्स भी हैं, प्रैक्टिस भी है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एट द लास्ट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रहने वाले हैं। अब आपको 5 क्वेश्चन में ही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका थीम और मैसेज का रहने वाला है, ये सेंट्रल आइडिया भी हो सकता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। फिर हमारा डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिविटी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, इससे हम रिवाइज भी कर लेंगे। सिंबल कौन कौन से यूज़ किए गए हैं? एक तो आपका क्रो का सिंबल यूज़ किया गया है, हैमलॉक ट्री का सिंबल यूज़ किया गया है, देन आपका लास्ट आपका कि डस्ट ऑफ स्नो का सिंबल यूज़ किया गया है, यानी स्नो का सिंबल यूज़ किया है। वो दोनों नेगेटिव हैं और स्नो आपकी पॉजिटिव है, तो सिंबल कौन कौन से यूज़ किए गए हैं उनको एक्सप्लेन करना आ सकता है। फिर हमारा है रोल ऑफ नेचर। नेचर का क्या रोल होता है इन चेंजिंग पोएट्स मूड? इस पोएम में पूछा गया है नेचर का क्या रोल है पोएट के मूड को चेंज करने में। नेचर का रोल है, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो के फ्लेक्स डाल उसके ऊपर आते हैं, पोएट के जो बाकी बचा हुआ दिन है, रेस्ट डे है उसका, जो बचा हुआ दिन है, अब वो उसके ऊपर रिग्रेट फील नहीं कर रहा है, पछतावा नहीं दिखा रहा है। नेक्स्ट इज हाउ डज द, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, how does the poem teach us
टू टेक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन लेने के लिए इस पोएम में कैसे टीच किया गया है, पोइट कैसे टीच कर रहा है, फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज, कि भाई हमें उम्मीद भी नहीं होती, ऐसे अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज होते हैं जो हमें क्या दे जाते हैं, इंस्पिरेशन दे जाते हैं और हम बिल्कुल ही बदल जाते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो आज हमने डस्ट ऑफ स्नो पोएम किया है और आपके बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करवाया, सारी चीज़ें इसमें करवाई है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो और इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर ऑल्सो टू योर फ्रेंड्स। जो आपके फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं आपके साथ में, उनको शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूं तो आप मुझे आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या करना है या नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, नेक्स्ट पोएम कौन सी करनी है, हो सकता है ये आपके लिए ईजी हो या ये आपको आती हो। जिस बच्चे को नहीं आती वो देख सकता है, अगर नहीं आती है तो आप अच्छे से देखें, अगर आती है तो भी आप इसको देखें, नोट डाउन करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में। और आप क्या करेंगे कि भाई जो टॉपिक नहीं आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।